नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान का इतिहास जिसमें आपके मेवाड़ का प्रसिद्ध इतिहास चल रहा था, जिसमें अपने महाराणा प्रताप की चर्चा कर रहे थे। और महाराणा प्रताप में अपने जो लास्ट में पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से महाराणा प्रताप जो है वो अपने अश्व चेतक सहित जो है युद्ध भूमि से बाहर चले जाते हैं। अब इसके बाद में अपने इसके आगे की चर्चा करेंगे कि आगे वास्तव में हुआ क्या था। तो इसके आगे वास्तव में हुआ क्या कि जब महाराणा प्रताप अपने अश्व चेतक के साथ जो है रणभूमि से युद्ध भूमि से बाहर चले गए थे, तो ये किस गांव की तरफ बढ़े थे? तो बलीचा गांव की तरफ बढ़े थे। कौन से गांव की तरफ? बलीचा गांव की तरफ बढ़े थे। और बलीचा गांव जो है, इस गांव से पूर्व एक बहुत बड़ा नाला आता है, इस नाले को पार करना था। इस नाले को जैसे ही प्रताप या चेतक पार कर जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? सुरक्षित हो जाएंगे। उसी समय बताते हैं कि इनका पीछा कर रहे थे दो मुगलीय सैनिक। दो मुगल इनका पीछा भी कर रहे थे, यह भी उल्लेख आता है, जिनका उल्लेख जो है आपके किस में किया गया है? अमर काव्य वंशावली में किया गया है। एक तो अमर काव्य वंशावली का नाम आता है और दूसरा आपके नाम आता है किसका? राज प्रशस्ति का। और दोनों के रचयिता ही कौन थे? रणछोड़ भट्ट थे। कौन थे? रणछोड़ भट्ट। इनके द्वारा रचित राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली में इसका उल्लेख किया गया है कि इनका पीछा जो है दो मुगलिये कर रहे थे। उनको किसने रोका था? तो उनको महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने रोका था। किसने रोका था? शक्ति सिंह ने रोका था। ठीक है, उन दो मुगलियों को महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने रोका था। अब इस नाले को चेतक ने जैसे तैसे करके पार कर लिया। पार करते ही चेतक जो है यहां पर बताते हैं कि चेतक की इस नाले को पार करते ही बलीचा गांव में चेतक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और यहीं पर ही जो है चेतक की जो है वो क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। ठीक है, उस समय जब इनका दो मुगली पीछा कर रहे थे तो उनको शक्ति सिंह ने मारा। और मारने के बाद में आवाज लगाई अपने भाई को कि ओ नीले घोड़े रा असवार, ओ एक लिंगरा दीवान। तब उसके बाद में जो है महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह की जो मुलाकात है, शक्ति सिंह की मुलाकात, दोनों की मुलाकात कहाँ होती है? कौन से गांव में होती है? तो ध्यान रखना, बलीचा गांव में होती है। कौन से गांव में होती है? बलीचा गांव में महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह की मुलाकात हुई, जिसमें अपने जो है शक्ति सिंह ने अपना अश्व बादल जो है वो बादल किसको दिया था? महाराणा प्रताप को सौंपा था। अब महाराणा प्रताप इसके बाद में जो है बताते हैं कि युद्ध भूमि के इस दौर के बाद में महाराणा प्रताप वापस जो है जो गोगुंदा की तरफ बढ़े थे और ये युद्ध जो है अब गोगुंदा की तरफ मुड़ गया था। तो इसमें अब बताते हैं कि ये हल्दी घाटी से गोगुंदा की तरफ काफी समय लगातार युद्ध चलता रहा था। अब वो हल्दी घाटी का युद्ध एक दिन का युद्ध नहीं रहा, अब ये माहों पर युद्ध आ गया था। तब बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने अब मुगलिय सेना को पराजित करने के लिए, रोकने के लिए, जहां मुगलिय सेना थी उसके चारों ओर बड़ी बड़ी खाइयों का निर्माण करवा दिया। चारों ओर बड़ी बड़ी खाइयों का निर्माण करवा दिया। भी इतनी बड़ी खाइयां थी कि कोई भी मुगलिय सैनिक खाइयों को पार ही न कर पाई। कोई भी मुगलिय सैनिक खाइयों को पार न कर पाई। इतनी बड़ी बड़ी खाइयों का निर्माण करवा दिया गया चारों ओर। और बीच में मुगलों की सेना, मतलब मान सिंह की भी राजपूत सेना बीच में फंस गई थी। हाँ भाई, सारा का खाना पीना का लाला पड़ गया। अब करे के बेचारा, बहुत बुरी हाल होगी। इतिहासकार लिखा है कि तो लगभग कुछ टाइम तक तो आने आम खागे टाइम पास करना पड़ो। लगभग महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना तो आम खागे टाइम पास करना पड़ो। अब आम 2-3 दिन ज्यादा खाई जाए तो थाने पट्टो है कि हाल हो जाए। 2-3 महीना आम खायो है बेचारा। और भूख के मारे इतनी इतनी बुरी हालत हो गई थी इनकी कि मान सिंह ने तो अपना जो है घोड़ा, अश्व है, उसको काट कर खा गया था मान सिंह। इतनी बुरी हालत हो गई थी इस समय इनकी। तो इस तरह से जो है अंत में जो है महाराणा प्रताप की भूमि महाराणा प्रताप के पास ही रही थी। और महाराणा प्रताप इसके बाद में जो है वो किसकी तरफ चले जाते हैं? तो ध्यान रखना, कुंभलगढ़ की तरफ चले जाते हैं। महाराणा प्रताप किसकी तरफ चले जाते हैं? कुंभलगढ़ को। और कुंभलगढ़ को महाराणा प्रताप अब हल्दी घाटी के बाद में जो है अपनी क्या बनाते हैं? नई राजधानी बनाते हैं। इसके बाद में बताते हैं कि अकबर स्वयं आया था। कौन आया? अकबर आया। अकबर आने के बाद में किस पर अधिकार कर लेता है? तो अकबर आने के बाद में उदयपुर पर अधिकार कर लेता है। और
और उदयपुर का अकबर ने नाम बदलकर क्या कर दिया था, मोहम्मदाबाद कर दिया था। यह बात भी आपको विशेषतः ध्यान रखनी है कि इसके पश्चात जो है कौन आया था, अकबर स्वयं आया, और अकबर ने आने के बाद में इस उदयपुर का नाम बदलकर जो है वो क्या कर दिया, मोहम्मदाबाद कर दिया था। ठीक है, और यह जो उदयपुर है इसने किसको सौंप दिया था, तो पृथ्वीराज कछवा को सौंप दिया था। किसने सौंप दिया, यह पृथ्वीराज कछवा को यह उदयपुर तो अकबर ने सौंप दिया था। ध्यान रखना, नोट लगा के मैं एक बात लिख रहा हूं कि इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी किसको बनाया था, आवरगढ़ को बनाया था। ध्यान रखना, आवरगढ़ को बनाया था। अस्थायी राजधानी किसको बनाया था, आवरगढ़ को बनाया था। किसने, महाराणा प्रताप ने। अब मैं कुछ एक इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करूंगा हल्दी घाटी के युद्ध के। तो हल्दी घाटी के युद्ध के महत्वपूर्ण तथ्यों में मैंने आपको सबसे पहले तो यही बताया है कि पहली बात तो यही ध्यान रखना कि प्रताप की तरफ से हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया, तो प्रताप की तरफ से हरावल दस्ते का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। एक तो नाम आता है किसका, हाकिम खां सूर का। किसका नाम आता है, हाकिम खां सूर। और दूसरे थे कृष्णदास चुंडावत। कौन थे, कृष्णदास चुंडावत। ठीक है, और दूसरी बात, मान सिंह की तरफ से हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया, तो मान सिंह की तरफ से किसने किया, जगन्नाथ कछवा ने किया और आसफ खां ने किया था। किसने किया है, आसफ खां ने किया है। इसके बाद में थोड़ा सा मैं हाकिम खां सूर के बारे में बता देता हूं कि हाकिम खां सूर ने जब तलवार उठाई तो इसने कहा था कि अब मेरे हाथ से यह खड़ग तलवार जो है कोई भी नहीं छुड़ा सकता। तब बताते हैं कि जब हाकिम खां सूर की मृत्यु हुई थी, मृत्यु के बाद में भी इसके हाथों से तलवार छुड़ाने का प्रयास किया गया लेकिन तलवार नहीं छूटी थी। तब बताते हैं कि हाकिम खां सूर को जो है खमनोर राजसमंद में, कहां, खमनोर जो है राजसमंद में इसे तलवार सहित ही क्या कर दिया गया था, दफना दिया गया था। अर्थात खमनोर राजसमंद में हाकिम खां सूर का क्या बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है। ध्यान रखना, क्या बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपके लिए बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकता है। इसके अलावा यहां पर जो आपके महत्वपूर्ण तथ्यों में यह आ जाएगा कि चंद्रावल दस्ते का नेतृत्व प्रताप की तरफ से किसने किया, चंद्रावल तो पूंजा भील ने किया था। किसने, पूंजा भील ने चंद्रावल दस्ते का नेतृत्व किया। तीसरी बात जो है, मानसिंह की तरफ से चंद्रावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया, तो मानसिंह की तरफ से चंद्रावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था, मेहतर खां ने किया। किसने किया था, मेहतर खां प्लस माधो सिंह ने किया था। किसने किया था, मेहतर खां और माधो सिंह ने चंद्रावल दस्ते का नेतृत्व किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकता है यहां पर। ठीक है, इस युद्ध के बारे में वी.एन. स्मिथ क्या लिखते हैं, वी.एन. स्मिथ जो है वो स्मिथ क्या लिखते हैं इस युद्ध के बारे में, तो वी.एन. स्मिथ लिखते हैं कि विजेता मुगल इस युद्ध में पराजित तथा पराजित राणा इस युद्ध में विजेता रहे। ध्यान रखना, पराजित राणा इस युद्ध में विजेता रहे। वी.एन. स्मिथ का क्या कहा है कि विजेता मुगल इस युद्ध में पराजित तथा पराजित राणा इस युद्ध में क्या रहे थे, विजेता रहे थे। और दूसरी बात, गोपीनाथ शर्मा ने, किसने, गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध को क्या कहा है, अनिर्णायक की संज्ञा दी है, अनिर्णायक कहा है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध को क्या कहा है, अनिर्णायक कहा है। क्या कहा है, अनिर्णायक कहा है। किस युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक की संज्ञा दी है। ठीक है, और ध्यान रखना दूसरी बात, एक प्रश्न आपके लिए और बन सकता है कि हल्दी घाटी के बाद राजधानी तो कुंभलगढ़ बनी गई है लेकिन सैन्य अभियानों का केंद्र जो है, महाराणा प्रताप के सैन्य अभियानों का केंद्र कौन सा रहा है, मांडलगढ़ रहा है। ध्यान रखना, कौन सा रहा है, मांडलगढ़ दुर्ग रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप के सैन्य अभियानों का केंद्र क्या रहा है, मांडलगढ़ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकता है। और तो अगला प्रश्न आपके लिए जो बनेगा वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपके लिए, जिसमें आपको ध्यान में रखना है कि हल्दी घाटी युद्ध को किन किन की संज्ञा दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जो है वो मैं आपको बता दूं तो सबसे बड़ी बात हल्दी घाटी युद्ध की,
तो हल्दी घाटी जो युद्ध है, इस युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा है? हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा है? तो अबुल फजल ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम क्या है? आइन ए अकबरी। क्या नाम आता है ग्रंथ का? आइन ए अकबरी, जिसमें इस युद्ध को इसने किस युद्ध की? खमनोर का युद्ध। क्या कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। किसने? अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। दूसरा जो है नाम आता है बंदायूनी, जो इस युद्ध का लाइव दृष्टा है, जिसने पुस्तक लिखी है मुंतखब उत तवारिख। मुंतखब उत तवारिख, इस मुंतखब उत तवारिख में बंदायूं ने इस युद्ध को क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध कहा है। क्या कहा है? गोगुंदा का। तीसरी बात, कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस कर्नल जेम्स टोड ने दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस युद्ध को किसकी संज्ञा दी है? तो मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। मेवाड़ की थर्मोपली का युद्ध कहा है। और अगली बात जो है, बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं पीछे भी, आशीर्वाद श्री लाल ने इस युद्ध को किसका युद्ध कहा है? तो बादशाह बाग का युद्ध कहा है। क्या कहा है? बादशाह बाग। बाकी मैं आपको बता चुका हूं, इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, बनास नदी का युद्ध भी कहा जाता है इसे, ठीक है, रक्त तलाई का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये सारी की सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब ये जो हल्दी घाटी है, इस हल्दी घाटी के बाद में लगभग 1585 तक लगातार अकबर क्या भेजेगा? अकबर सैन्य अभियान भेजेगा। अकबर क्या भेजेगा? सैन्य अभियान। तो आपके 1576 ईस्वी का जो सैन्य अभियान है वो किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, 1576 ईस्वी का सैन्य अभियान किस नाम से? हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हल्दी घाटी में। इसके बाद में 1577, 1578, 1579, ये तीन बार लगातार इसने अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध किसको भेजा था? शाहबाज खां को भेजा था। शाहबाज खां को भेजा था। इसको किसी प्रकार की कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी, क्योंकि जो मुख्य उद्देश्य इनका था वो मुख्य उद्देश्य यही था कि महाराणा प्रताप को अधीन लाना, लेकिन वो ये नहीं कर पाए थे। लेकिन 1578 ईस्वी के प्रथम सैन्य अभियान, प्रथम क्यों बोल रहा हूं? प्रथम सैन्य अभियान, क्योंकि पहला सैन्य अभियान जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था और आगे तक चला था, 1578 तक चला था। और दूसरा जो सैन्य अभियान प्रारंभ होता है वो दूसरा 15 दिसंबर को होता है, ध्यान रखना। पहला सैन्य अभियान 15 अक्टूबर 1577 से 78 तक चला था। इस प्रथम सैन्य अभियान के दौरान इसने 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को किसको जीत लिया था? 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को कि इसने जो है शाहबाज खां ने कौन से दुर्ग को जीत लिया था? कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया था। लेकिन वापस मुक्त करवा लिया था महाराणा प्रताप ने यह दुर्ग, ठीक है। यह दुर्ग पहले तो ना तो कभी जीता गया, ना ही बाद में कभी जीता गया, ना भूतो ना भविष्यति, ना भूतकाल में ऐसा हुआ था ना भविष्य में ऐसा हुआ कि एक ही बार अकबर के सेनापति शाहबाज खां ने 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को कौन सा दुर्ग, कौन सा किला जीत लिया था? तो जिसका नाम क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो इन्होंने जीत लिया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपके लिए यहां पर बन सकता है कि शाहबाज खां को जो है अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कितनी बार भेजा है? 3 बार। 1577-78 पहला सैन्य अभियान, 78-79 दूसरा, और 79 में कौन सा है? तीसरा सैन्य अभियान है। क्योंकि तीनों का ध्यान रखना, पहले सैन्य अभियान के दौरान ही इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता था, क्योंकि पहला सैन्य अभियान जो है वो कब रहता है? 15 अक्टूबर को रहता है। 15 अक्टूबर को रहता है। 15 अक्टूबर 1577 को पहला रहता है और 15 दिसंबर 1578 ईस्वी को दूसरा रहता है, और 15 नवंबर 1579 को तीसरा रहता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों के तीनों सैन्य अभियान किसके थे? शाहबाज खां के थे। किसके हैं? शाहबाज खां के हैं, ध्यान रखना। और इसी समय प्रताप जो है, महाराणा प्रताप जो है, इस समय कुंभलगढ़ से निकलकर, कहां से? कुंभलगढ़ से निकलकर जो है वो कहां चले जाते हैं?
चूलिया चले जाते हैं। चूलिया मतलब कहां पर पड़ता है, ये चित्तौड़गढ़ में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, वहां चले जाते हैं। और यहीं चूलिया नामक स्थान पर महाराणा प्रताप वर्सेस किसकी मुलाकात होती है, तो किसकी मुलाकात होती है, भामाशाह की। ठीक है, किसकी मुलाकात होती है, भामाशाह की। भामाशाह ने अपनी सारी की सारी धनराशि जो है वो धनराशि किसको दे दी थी, इस समय महाराणा प्रताप को दे दी थी, क्योंकि महाराणा प्रताप की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। आपने जो है महाराणा प्रताप के बारे में सुना ही होगा, स्थिति उस समय जंगलों में भटक रहे थे, स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। ठीक है, मतलब घास की रोटियां बनाकर जो है खानी पड़ी थी, इस तरह की स्थिति आ गई थी। और इनकी मुलाकात होती है तो ये धनराशि इतनी थी कि इतनी धनराशि थी कि महाराणा प्रताप के 20 हजार सैनिक, कितने, 20 हजार सैनिक 12 वर्ष तक जीवन यापन कर सकते थे। 20 हजार सैनिक 12 वर्ष तक जीवन यापन कर सकते थे, इतनी धनराशि थी। इसीलिए भामाशाह को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है, मेवाड़ का भामाशाह भी कहा जाता है, और मेवाड़ का दूसरा उद्धारक भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, मेवाड़ का दूसरा उद्धारक भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकता है। मेवाड़ का कर्ण, मेवाड़ का भामाशाह, मेवाड़ का दूसरा उद्धारक की संज्ञा भी दी है, किसको दी है, भामाशाह को। इनकी मुलाकात चूलिया चित्तौड़गढ़ में होती है। कहां होती है, चूलिया चित्तौड़गढ़। चूलिया में भी एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है देलाप। ठीक है, क्या, देलाप नामक स्थान पर इनकी क्या होती है, मुलाकात होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए बनेगा यहां से। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है, इसके बाद में 1580 ईस्वी के अंदर, कब, 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अब्दुल रहीम खान ए खाना को भेजा। अब्दुल रहीम खान ए खाना को भेजा था। किसने, 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान ए खाना को जो है सैन्य अभियान के रूप में भेजा, किंतु ये खान ए खाना क्या रहा था, असफल रहा था। ठीक है, इस समय बताते हैं कि इनको खान ए खाना के परिवार को अमर सिंह ने, किसने, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने जो है शेरपुर में कैद कर दिया था। कहां कैद कर दिया था, शेरपुर में। किंतु महाराणा प्रताप के कहने पर इनको क्या कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। महाराणा प्रताप के कहने पर इनको अमर सिंह के द्वारा इनके परिवार को, अब्दुल रहीम खान ए खाना के परिवार को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। यह इसका अगला सैन्य अभियान था महाराणा प्रताप के विरुद्ध, किसका, अकबर का अगला सैन्य अभियान था। इसके बाद में जो है अब्दुल रहीम खान ए खाना ने उसी समय कहा था, क्या कहा था, कि तुर्की साम्राज्य का अंत हो जाएगा। रहीम खान ए खाना ने कहा था कि तुर्की साम्राज्य का अंत हो जाएगा, लेकिन प्रताप का धर्म और राज्य दोनों ही क्या रहेंगे, शाश्वत रहेंगे, दोनों ही ऐसे के ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं। यह किसने कहा था, अब्दुल रहीम खान ए खाना ने कहा था कि तुर्की साम्राज्य का अंत हो जाएगा, लेकिन महाराणा प्रताप का धर्म, महाराणा प्रताप का राज्य ऐसे कैसे ही क्या रहेगा, शाश्वत रहेगा, शाश्वत रहेगा, शाश्वत रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके बाद में जो है राणा प्रताप का जो संघर्ष माना जाता है, जिसका नेतृत्व किसने किया था, राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने किया था। किसने किया, अमर सिंह ने। और सामने जो है, सामने अकबर का काका, जिसका नाम क्या था, शेरिमा सुल्तान खां। क्या नाम आता है, शेरिमा सुल्तान खां। दोनों के बीच में अक्टूबर 1582 ईस्वी को एक युद्ध लड़ा गया था, जिस युद्ध का नाम था दिवेर का युद्ध। क्या युद्ध, कौन सा युद्ध आता है, दिवेर का युद्ध। अक्टूबर 1582 ईस्वी को किस किस के बीच में, राणा प्रताप और शेरिमा सुल्तान खां के बीच में, जो कि अकबर का क्या माना जाता है, काका माना जाता है, अकबर का काका माना जाता है, शेरिमा सुल्तान खां। अब बताते हैं कि अमर सिंह ने इस युद्ध में शेरिमा सुल्तान खां पर इस तरह से वार किया, इस तरह से वार किया कि शेरिमा सुल्तान, जो अमर सिंह है, उस अमर सिंह का भाला शेरिमा सुल्तान खां को चीरता हुआ, इसके घोड़े को चीरता हुआ जमीन में जा गड़ा था। इस तरह से वार किया था। किसने, अमर सिंह ने। अमर सिंह ने शेरिमा सुल्तान खां पर इस तरह से वार किया
कि यह भाला अमर सिंह का जो है वो शेरीमा सुल्तान खां को चीरता हुआ, घोड़े को चीरता हुआ जमीन में जा गड़ा था और यह दृश्य देखकर मुगलीय सेना सारी की सारी भाग गई थी। इतिहासकार लिखते हैं कि लगभग इसके आसपास की 36 मुगलीय पुलिस चौकियां खाली हो गई थी इस युद्ध के पश्चात। और यह युद्ध जो है राणा प्रताप ने क्या है विजित कर लिया। कुछ इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि प्रताप के द्वारा जीता गया जो एकमात्र युद्ध था वह यही युद्ध है दिवेर का युद्ध। और दिवेर कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है दोस्तों। कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। और कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को क्या कहा है? तो मेवाड़ का मैराथन कहा है। क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन, अर्थात मैराथन की दौड़ होती है। यह संज्ञा दी है कौन से युद्ध को? कर्नल जेम्स टोड ने। तो कर्नल जेम्स टोड ने यह दिवेर के युद्ध को संज्ञा दी है। कौन से युद्ध को? दिवेर के युद्ध को संज्ञा जो है दी है वो क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने क्या किया था? इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ पर क्या कर लिया था? पुनः अधिकार कर लिया था। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ पर क्या कर लिया? पुनः अधिकार कर लिया। और महाराणा प्रताप ने कौन सी नीति अपनाई? अब छापामार युद्ध पद्धति का क्या किया था? अनुसरण किया। छापामार मैं पहले बता चुका हूं, मतलब एक तरह से किस तरह से, एक तो सामने वाले की पद्धति को चुरा लेना, एक जो है प्लान बनाकर छुपकर क्या करना, वार। इस छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति का अनुसरण किया। किसने किया था? महाराणा प्रताप ने। ठीक है, तो आई बात समझ में? छापामार युद्ध पद्धति का अनुसरण किसने किया? महाराणा प्रताप ने किया था। आई बात समझ में? और 1584-85 के अंदर 1584-85 के अंदर जो है महाराणा प्रताप का, किसका? महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। अंतिम सैन्य अभियान था महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो है किसका? अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। और इस सैन्य अभियान में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने किसको भेजा था? जगन्नाथ कछवा को भेजा था। महाराणा प्रताप ने इस सैन्य अभियान में किसको भेजा था? जगन्नाथ कछवा को भेजा था। और इस जगन्नाथ कछवा जो है इस अभियान में क्या हो गया था? एक तरह से असफल रहा था। तो जब ये वापस आ रहा था तो मांडलगढ़ के अंदर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और यही मांडलगढ़ के अंदर ही जगन्नाथ कछवा की क्या बनी हुई है? 32 खंभों की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। नोट एक 32 खंभों की छतरी जो है कहां है? रणथंभौर दुर्ग में भी है। रणथंभौर दुर्ग में भी है, जिसका निर्माण किसने? हमीरदेव चौहान ने करवाया था अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल के दौरान। पिता के 32 वर्षों के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण जो है हमीरदेव चौहान ने करवाया था, जिन्हें न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। तो 32 खंभों की छतरी एक तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी है? जगन्नाथ कछवा की है। और एक 32 खंभों की छतरी कौन से दुर्ग में भी है? रणथंभौर दुर्ग में भी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपके लिए बन सकता है। अब आगे की बात करें तो 1585 ईस्वी में अकबर ने लाहौर को राजधानी बनाया। और कहां चला गया था अकबर? अब अकबर ने किसको? लाहौर को राजधानी बनाया। और कहां चला गया? लाहौर चला गया था। अकबर कहां चला गया था? लाहौर चला गया था। कब चला गया? 1585 ईस्वी में अकबर ने लाहौर को राजधानी बनाया। और अकबर कहां चला गया? लाहौर चला गया था। अब महाराणा प्रताप ने क्या किया? प्रताप ने जो 1585 ईस्वी के आसपास 1585 ईस्वी के आसपास चावंड गए थे महाराणा प्रताप। और वहां के जो शासक थे उनका नाम था लूणा चावंडिया। चावंड उदयपुर में ही पड़ता है। लूणा चावंडिया, इन लूणा चावंडिया को महाराणा प्रताप ने क्या किया? पराजित करके चावंड पर क्या कर लिया था? महाराणा प्रताप ने अधिकार कर लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चावंड पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और महाराणा प्रताप ने अपनी न्यू राजधानी किसको बना दिया था? अब तो न्यू राजधानी महाराणा प्रताप ने किसको बनाया था? चावंड को बनाया था। तो चावंड को महाराणा प्रताप ने अपनी क्या बना दी थी? नई राजधानी बना दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और चावंड में महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया।
ठीक है। महाराणा प्रताप ने चावंड में ही चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखो प्रताप की राजधानियों का क्रम मैं थोड़ा सा बता देता हूं। पहले प्रताप की राजधानी कौन सी रही थी? गोगुंदा, जो उदय सिंह के समय में बनी थी। दूसरी कौन सी है? तो दूसरी राजधानी महाराणा प्रताप की कौन सी है? कुंभलगढ़ है। तीसरी राजधानी जो है वो कौन सी है? चावंड है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगर आपसे अस्थायी राजधानी का पूछे तो आपको बता देना है अस्थायी राजधानी किसको बनाया है? आवरगढ़ को बनाया है। किसको? आवरगढ़ को। ठीक है ना। और एक बड़ा प्रश्न, चावंड चित्रशैली का प्रारंभ, चावंड चित्रशैली का प्रारंभ भी प्रताप के समय ही होता है। चावंड चित्रशैली का प्रारंभ भी प्रताप के समय ही होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपके लिए बन सकता है। चावंड चित्रशैली का प्रारंभ किसके समय में? महाराणा प्रताप के समय में ही होता है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना। और अब इसके बाद में जो है महाराणा प्रताप जो है जीवन भर अपने जो है मुगलों से संघर्ष करते रहे थे और लगभग अपने जीते हुए जितने भी मुगलों के द्वारा जीते गए प्रांत थे सभी मुक्त करवा लिए थे। सिर्फ 2 ही प्रांत जो है नहीं जीत पाए थे महाराणा प्रताप। एक तो जो प्रांत था उस प्रांत का नाम आता है कौन सा? मांडलगढ़। और दूसरा प्रांत है जिसका नाम क्या था? चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ 2 ही प्रांत ऐसे थे जो कि मुगलों के अधीन रहे हैं। बाकी सभी प्रांत मुगलों से महाराणा प्रताप ने क्या करवा लिए थे? तो ध्यान रखना, स्वतंत्र करवा लिए थे। अब वो समय आ गया था जिस समय जिसका जो है एक तरह से पूरे के पूरे मेवाड़ में जो है वो एक तरह से त्राही त्राही मच गई थी। अर्थात महाराणा प्रताप के जो है अब अंतिम समय आ चुका था। एक तरह से मेवाड़ जो है अब शोक में जाने वाला था, वो समय आ गया था अब। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को कितने वर्ष की आयु में? 57 वर्ष की आयु में हो गई थी। ठीक है। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। कारण यही माना जाता है कि धनुष ठीक करते समय जो है महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है वो कहाँ हो गई थी? चावंड में हो गई थी। धनुष ठीक करते समय महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हो गई थी। और महाराणा प्रताप का जो दाह संस्कार है वो दाह संस्कार कहाँ किया गया था? बांडोली उदयपुर में किया गया था। कहाँ किया गया? बांडोली उदयपुर में किया गया। और महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप का जो छतरी है वो महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? 8 खंभों की है। और कहाँ पर? केजड़ बांध के किनारे उदयपुर में ही बनी हुई है। केजड़ बांध के किनारे जो है उदयपुर में ही बनी हुई है। और महाराणा प्रताप का जो स्मारक है वो स्मारक कहाँ बना हुआ है? मोती मगरी में बना हुआ है। मोती मगरी कहाँ है? उदयपुर में जो है फतेह सागर झील के किनारे है मोती मगरी, इसमें बना हुआ है। इसके अलावा महाराणा प्रताप का स्मारक जो है वो कहाँ बना हुआ है? बलीचा में भी बना हुआ है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। और इसके अलावा जो है कहाँ बना हुआ है? पुष्कर में भी महाराणा प्रताप के जो है स्मारक बने हुए हैं अलग अलग स्थानों पर। और महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है वो हुई कहाँ थी? चावंड में हुई थी। लेकिन अब्बुल फजल क्या लिखते हैं? अब्बुल फजल लिखते हैं कि महाराणा प्रताप को जो है इन्हीं के पुत्र अमर सिंह ने क्या दे दिया था? जहर दे दिया था। क्या दे दिया था? अमर सिंह ने जहर दे दिया था। और दूसरी बात, एक कर्नल टोड का भी याद रखना है। कर्नल टोड क्या लिखता है कि प्रताप की मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी? तो प्रताप की मृत्यु कहाँ मानता है? पिछोला झील के पास के महलों में मानता है। पिछोला झील के पास के महलों में मानता है। कौन मानता है? कर्नल जेम्स टोड। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु की सूचना किसको मिली? अकबर को मिली। तो अकबर ने भी अपने दांतों तले जीभ दबाई। ये बात कौन लिखता है? दुर्सा आडा लिखते हैं जो इसके दरबारी थे। ठीक है ना। वो लिखते हैं कि अकबर ने भी अपने दांतों तले जीभ दबाई और कह बैठा कि ऐसा वीर राजपूत योद्धा मैंने कभी नहीं देखा, ना कभी हुआ था, ना ही शायद कभी होगा, जिसने जीवन भर मेरे से संघर्ष किया, मुगलों से संघर्ष किया, लेकिन किसी प्रकार से भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये बातें जो है यह भी महाराणा प्रताप से संबंधित है। और किसने कही थी? जो है दुर्सा आडा ने कहा था। किसको देखकर? अकबर को देखकर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बंदायूनी ने महाराणा प्रताप को हिंदुस्तान का महानतम सुल्तान कहा है। क्या कहा है प्रताप को? हिंदुस्तान का
महानतम सुल्तान कहा है? हिंदुस्तान का महानतम सुल्तान की संज्ञा दी है किसने कहा है? तो हिंदुस्तान का महानतम सुल्तान जो है वो किसने कहा है? तो बदायूंनी ने कहा है। ध्यान रखना, यह भी प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि हिंदुस्तान का महानतम सुल्तान किसने कहा है? तो बदायूंनी ने महाराणा प्रताप को हिंदुस्तान का महानतम सुल्तान कहा है। इसके अलावा प्रताप के बारे में बात करें तो महाराणा प्रताप पर जो है पातल या बात करें पातल, पातल जो है वो नामक कविता लिखी गई है, वो किसने लिखी थी? तो ध्यान रखना, कन्हैया लाल सेठिया ने लिखी थी। कन्हैया लाल सेठिया ने पातल नाम से जो है कविता लिखी थी। ध्यान रखना, पित्थल तो किसकी है? पित्थल तो है पृथ्वीराज राठौड़ की, जो बीकानेर के थे, पृथ्वीराज राठौड़, जिन्होंने वैली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ की रचना की थी। पित्थल तो किनकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की है। लेकिन पातल या पाथल जो है वो प्रताप पर लिखी गई है, किसके द्वारा? कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा। पित्थल भी किसके द्वारा लिखी गई है? वो भी कन्हैया लाल सेठिया की है। कन्हैया लाल सेठिया जो है वो सुजानगढ़ चूरू के रहने वाले थे, जिन्होंने वो एक कविता लिखी थी। कौन सी? कन्हैया लाल सेठिया ने जो कविता लिखी थी, कौन सी? धरती धोरारी आ तो सुरगा में शरमावे, ई पे देव रमन न आवे, इंगो जस नर नारी गावे आ धरती धोरारी। ये किसने लिखा? कन्हैया लाल सेठिया ने। इन्होंने ही महाराणा प्रताप पर पातल लिखा था। वो सुना नहीं है क्या? हरे घास की रोटी उद बिलावड़ो ले भाग्यो, रो पड़ो अमरियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। इस तरह से जो है वो पातल जो है वो पातल किस पर लिखी गई है? तो पातल प्रताप पर। और पित्थल किस पर है? पृथ्वीराज राठौड़ पर लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? कन्हैया लाल सेठिया का। जंग लगी तलवारों से युद्ध लड़े नहीं जाते, नीले घोड़े पर कभी दाव लगाए नहीं जाते, लोग तो लाखों मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन सभी महाराणा प्रताप कहलाए नहीं जाते, सभी महाराणा प्रताप कहलाए नहीं जाते। अब महाराणा प्रताप जो है, इनके जीवन के बारे में तो हमने पढ़ लिया। कुछ जो है इनसे संबंधित जो है एक दो पुरस्कार है, वह पुरस्कार की भी चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा जो है इनसे संबंधित, जो उदयपुर में संस्था है, इनसे संबंधित जो है क्या है? पुरस्कार दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है, प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखना, किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में। और हल्दी घाटी पुरस्कार जो दिया जाता है, वो हल्दी घाटी किसके क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा हाकिम खां सूर पठान पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? हिंदू मुस्लिम भाईचारे के क्षेत्र में। इसके अलावा राणा पुंजा पुरस्कार जनजाति उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है, जनजाति उत्थान के क्षेत्र में। इसके अलावा उदय सिंह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? उदय सिंह पुरस्कार दिया जाता है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये कुछ पुरस्कार भी ध्यान रखना, जो मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं। महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, हल्दी घाटी पत्रकारिता के, हाकिम का सूर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के, राणा पुंजा जनजाति उत्थान, और उदय सिंह पुरस्कार जो है वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है, प्रताप के दरबार में दरबारी के रूप में बात याद रखना है आपको। प्रताप के दरबारी अच्छे मित्र, जिनका नाम क्या था? चक्करपाणी मिश्र। क्या नाम आता है? चक्करपाणी मिश्र। और ये जो चक्करपाणी मिश्र है, इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें नाम आता है एक तो विश्व वल्लभ नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सा लिखा है? विश्व वल्लभ, जो लगभग 14 भागों में विभक्त है। और दूसरा जो है राज्याभिषेक पद्धति ग्रंथ लिखा है, ठीक है। और तीसरा जो है वो इन्होंने ग्रंथ लिखा है मुहूर्तमाला जो है वो ग्रंथ की रचना की है। किसने की है? तो मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना चक्करपाणी मिश्र ने की है। और इसी के साथ ही महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप का जो इतिहास है, उस इतिहास का यहाँ पर क्या होता है? समापन होता है। कल महाराणा प्रताप के पुत्र हम अमर सिंह की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए उत्साह, नए जोश और नए शासक के साथ। थैंक यू फॉर टुडे।